गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसमें चीन की विदेश नीति का अध्ययन कर रहे हैं। हमने हमारी पिछली कक्षा में चीन की विदेश नीति से संबंधित विभिन्न चरणों का अध्ययन किया। उसी कड़ी में आगे हम आज देखेंगे जो लगभग 69 के बाद में कहा जाता है कि चीन की विदेश नीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन और यूँ कहें कि चीन और सोवियत संघ के मध्य जो संघर्ष हुआ उसी के फलस्वरूप 1969 के बाद से चीन की विदेश नीति में बहुत बड़ा एक आमूलचूल परिवर्तन दिखता है, बहुत बड़ा एक व्यापक परिवर्तन दिखाई देता है। और इस दौर के बाद में जो चीनी विदेश नीति का जो दौर कहा जाता है वो युआन कूटनीति का दौर कहा जाता है। युआन उनकी मुद्रा है, इसको लेकर उन्होंने किस प्रकार का परिवर्तन किया है वो हम इस टॉपिक में समझते जाएंगे। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि चीन और सोवियत संघ के मध्य जो संबंध खराब हुए, जो संघर्ष हुआ, उसके बाद में अपनी विदेश नीति में उन्होंने परिवर्तन करना जरूरी समझा, उचित समझा। 1968 में सोवियत संघ द्वारा चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण तथा 1969 में सोवियत संघ के साथ सशस्त्र संघर्ष के बाद चीन ने सोवियत रूस को अपना प्रधान शत्रु समझने तथा अपनी रक्षा के लिए अमेरिका को अपना मित्र बनाने सोवियत संघ के समर्थक लिन पियाओ जैसे नेताओं को सफाया करने की नीति अपनाई। सोचो कितना बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। आज तक सोवियत संघ चीन को अपना भाई, क्योंकि साम्यवादी आइडियोलॉजी, साम्यवादी विचारधारा, इसको साथ लेकर चलने वाले, इसको मानने वाले, पूरा समर्थन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय जगत में, लेकिन दोनों के मध्य ऐसे संबंध खराब हुए कि एक तो जो सोवियत संघ ने चेकोस्लोवाकिया पर जो आक्रमण किया और दूसरा दोनों के मध्य 1969 में सोवियत संघ और चीन के मध्य जो सशस्त्र संघर्ष हुआ, उसके बाद में चीन ने सोवियत संघ को अपना शत्रु माना और शत्रु मानते हुए उसने ये उचित समझा कि भले ही मैं साम्यवादी हूँ लेकिन मैं अमेरिका के साथ संबंध स्थापित करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। इसलिए उसने सोचा कि अमेरिका के साथ संबंध बनाने, अमेरिका को मित्र बनाना ये मेरे लिए उचित रहेगा। तथा जो सोवियत संघ के समर्थक नेता थे लिन पियाओ, उनका सफाया चीन के नेताओं ने किया। तो इस प्रकार से ये अपनी नीति में बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी बदलाव लाया। अब देखिए, 4000 मील लंबी जो सीमा है, 10 लाख सोवियत सेनाओं के जमाव ने तथा जापान की नई आर्थिक महाशक्ति ने पेकिंग को चाओ एन लाइन द्वारा प्रस्तावित नई विदेश नीति का जो अनुसरण करने के लिए जो बाधित किया। कहने का तात्पर्य, सोवियत सेना और जो सोवियत सीमा है चीन की, इतने 4000 मील पर लगभग अपनी सेना का जमावड़ा तथा और जो जापान की नई आर्थिक महाशक्ति के रूप में जिस प्रकार से उभार हो रहा था और जो चाओ एन लाई द्वारा प्रस्तावित विदेश नीति थी, इन सभी मार्ग का उन्होंने एक प्रकार से बाधित किया, उनको रोकने का काम किया। ठीक है, अब उनकी जो विशेषता थी वो क्या थी? अब सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने ये बदलाव किया कि अब ये व्यवहारिकता और वास्तविकता के मार्ग पर चलने लगे चीन की विदेश नीति में, कि जो अनुकूल है, जो हमारे हित है, जो हमारी परिस्थितियाँ हैं, जो कंडीशन है, उसी के अनुसार और एकदम वास्तविक तौर पे उसमें कदम उठाना। अमेरिका जैसे गैर साम्यवादी देशों के साथ हमारे संबंध स्थापित करना। अमेरिका पूंजीवादी राष्ट्र है, तो चीन की विदेश नीति में ये बदलाव किया कि हम अमेरिका से अच्छे संबंध कायम करेंगे, और हुआ ये भी। तोड़फोड़ की नीति को छोड़कर तटस्थ देशों को मित्र बनाना तथा उनमें अपना प्रभाव बढ़ाना, और प्रभाव बढ़ाने के लिए जो भी जिस प्रकार की जो भी सहायता मांगे उनको बड़े पैमाने पे आर्थिक सहायता देना। आई बात समझ में? ये अब चीन की विदेश नीति के मूल जो उसकी जो विशेषता कहें कि यहाँ उसका जो उद्देश्य हो गया, उसी प्रकार से वो आगे बढ़ने लगा। अब देखिए, अमेरिका में जो डॉलर कूटनीति चलती है, अमेरिका की मुद्रा डॉलर है और दुनिया के करीबन हर देश और जो वैश्विक व्यापार होता है वो डॉलर में होता है। तो चीन ने भी ये सोचा कि जिस प्रकार से अमेरिका की डॉलर कूटनीति है, उसी की भांति हमारी जो मुद्रा है युआन, मतलब चीन की जो मुद्रा युआन के रूप में वे दूसरे देशों को प्रचुर मात्रा में आर्थिक सहायता देना प्रारंभ किया। अब हर देश देखो, कोई किसी से
परमार्थ की भावना से कोई देश दूसरे देश से नहीं मिलता है। हर देश के अपने हित होते हैं और हर देश से संबंध कायम करने से पहले ये सोचा जाता है कि मुझे इस देश से क्या मेरे हितों की प्राप्ति होगी। तो अब जो गरीब देश हैं, तीसरी दुनिया के देश हैं, अल्प विकसित राष्ट्र, वो ये सोचते हैं कि हम किसी बड़े शक्तिशाली राष्ट्र के पास बहुत बड़ी आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और चीन ने ये सोचा कि मैं अगर इनको आर्थिक सहायता प्रदान करूंगा तो ये मेरे समर्थक बने रहेंगे, मेरे प्रभाव में रहेंगे और जिस प्रकार से मुझे हितों की पूर्ति करनी, मैं उस प्रकार से अपने हितों की पूर्ति कर पाऊंगा। तो अब ये कैसे, उन्होंने एक नया तरीका निकाला आर्थिक सहायता प्रदान करके। आई बात समझ में? तो इसलिए आर्थिक सहायता प्रदान करना एक प्रकार का युआन डिप्लोमेसी या युआन कूटनीतिक रूप से जाना जाता है। अब देखिए, एक सोवियत पत्र है, उसके अनुसार कि 1971 में चीन ने क्या किया, एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों में $2 अरब के मूल्य की सहायता दी। 1971 की बात करो, $2 अरब की सहायता किसने दी? चीन ने दी। किसको? एशिया और अफ्रीकी देशों को। और यह सहायता अपनी सुगम शर्तों पर 5 से 10 वर्ष बाद 10 से 30 वर्ष की लंबी चौड़ी अवधि में चुकाए जा सकने वाले बिना ब्याज के ऋणों, मशीनी माल, तकनीकी विशेषज्ञों के रूप में दी जा रही थी। लॉन्ग टर्म लोन, इस प्रकार से ये जो सहायता दी जा रही थी। और इस समय तत्कालीन समय की बात करूँ मैं, 20,000 चीनी तकनीकी व्यक्ति एशिया, अफ्रीका के साथ साथ विश्व के अन्य देशों में काम करने लगे थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो माओ कहते थे कि सत्ता जो बंदूक की नली से निकलती है, तो अब उसने गोलियों और बंदूकों की नीति में बदलाव करते हुए, यानी अपनी पुरानी नीति के स्थान पर उसने सहायता और व्यापार की नीति को अपना लिया। बंदूक और गोलियों की जो बात करते थे, अब उसकी जगह सहायता देना और व्यापार करना, इन्होंने अपनी नई नीति लागू कर देगी अपनी विदेश नीति में। मकसद अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव बढ़ाना। चीन सोवियत संघ के प्रभाव को कम करने के लिए अन्य देशों से कितना संपर्क बढ़ा रहा है, ये इसी से स्पष्ट होता है कि आप देखेंगे कि 1972 के प्रथम 9 महीनों में 30 देशों के राष्ट्र मंत्रियों और विदेश मंत्रियों तथा 90 देशों के अन्य प्रतिनिधियों ने चीन की यात्रा की। इतने कम समय में इतने देशों के प्रतिनिधि चीन का आना और चीन का उन देशों में जाना अपने आप में बहुत बड़ी घटना कहलाती है। इस अवधि में चीन ने 50 देशों में अपने खेलकूद, व्यापार के, सद्भावना के सांस्कृतिक शिष्टमंडल भेजे, अलग अलग देशों में, 50 देशों में। अब चीन शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास करने लगा। उसका मकसद अब ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रभाव, अपना क्षेत्र, अपना जो भी जिस प्रकार से हित पूर्ति हो उसी प्रकार से अपना एरिया बढ़ाने का काम उसने शुरू कर दिया गया। किस पर? युआन कूटनीति के माध्यम से। अब आप किसी की सहायता करोगे, आगे बढ़ गए, तो वो आपसे कभी भी आंख नहीं दिखा सकता और आप जिस प्रकार से जिस हितों की पूर्ति करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उन्होंने युआन कूटनीति का सहारा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, इस काल में 1971 की बात कर रहा हूँ कि चीन ने विभिन्न देशों के साथ संवाद की नीति शुरू की। अब पहले चीन और अमेरिका एक दूसरे से फूटी आंखों नहीं सुहाते थे, एक दूसरे को दुश्मन मानते थे, एक दूसरे के विरुद्ध मानते थे शक्त रूप से। लेकिन आपको पता होगा कि जुलाई 1971 में अमेरिकी विदेश सचिव हेनरी किसिंजर, जो डिप्लोमेसी के बहुत बड़े महान व्यक्तित्व माने जाते हैं, तो हेनरी किसिंजर ने चुपचाप अपनी गुप्त यात्रा की चीन। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि फरवरी 1972 में राष्ट्रपति निक्सन चीन की यात्रा पे गए। पूरी दुनिया देखती रहेगी ये कैसे हो गया कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति चीन की कैसे यात्रा की। 26 अक्टूबर 1971 को चीन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गया। इससे पहले ये जो चीन है वो उसका संयुक्त यूएनओ का मेंबर नहीं था, बल्कि राष्ट्रपति चीन था, तो अब इसको ये दे दिया। 1975 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फोर्ड ने, अगस्त 1970 में अमेरिकी विदेश मंत्री साइरस वेंस ने पीकिंग की यात्रा की। जनवरी 1979 में अमेरिका ने चीन को अपनी राजनीतिक मान्यता दे दी। फरवरी 1979 में अमेरिका चीन में व्यापारिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक समझौते भी हुए। आप देखिए कंटिन्यू धीरे दोनों देशों के संबंध बढ़ते जा रहे हैं। चीन और जापान में $20 अरब के से भी ज़्यादा व्यापारिक समझौते हुए। अब चीन और जापान में मनमुटाव सब कुछ भुलाकर नज़दीक आ रहे हैं। चीन जाने वाले जापानी सैलानियों की संख्या जो 1972 में 8,000 थी, 1970 में 30,000 तक पहुंच गई। इतनी कम समय में इतनी बड़ी सैलानियों की या पर्यटकों की संख्या बढ़ना, ये अच्छे संबंधों के प्रतीक था। अफ्रीका में चीन ने 14 जुलाई 1976 से दूरो रेल मार्ग को पूरा करने के लिए जाम्बिया, तंजानिया की जनता को समर्पित कर दिया। यह रेल मार्ग 1162 मील लंबा है, जिसको चीन ने पूरा किया। आप देखेंगे कि 1962 के युद्ध के बाद में हमारे रिश्ते पूरे तल्ख थे, हमारा किसी प्रकार से वार्तालाप चीन के साथ नहीं था। तो
हमने भी आप देखेंगे मोरारजी देसाई सरकार में तत्कालीन विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फरवरी 1979 में चीन की यात्रा की। चीन के विदेश मंत्री हुआंग ने 1981 में भारत की यात्रा की। चीन में सोवियत विस्तारवाद को रोकने के लिए चीन ने अमेरिका के साथ जून 1971 में समझौता किया, ताकि चीन जो सोवियत संघ का जो विस्तारवाद है उसको रोका जा सके, जो अफगानिस्तान में हस्तक्षेप हो रहा था उस प्रकार से। 1978 में वियतनाम चीन तनाव तथा 1979 में चीन वियतनाम युद्ध ने चीन को ये एहसास भी करा दिया कि समानता के आधार पर ही राष्ट्रों से संबंध बना रखा जा सकता है, राजनीतिक और सैनिक दबाव द्वारा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब हाल ही में देखेंगे आप स्प्रेटली द्वीपों पर शांति और आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए चीन अपना दबाव स्थगित करने के लिए तैयार हो गया। चीन ने भी ये भी आश्वासन दिया कि वो सुबह से अमेरिकी नौसैनिक अड्डे हटने से उत्पन्न शक्ति शून्यता को भरने का उनका कोई इरादा नहीं है। 24 अगस्त 1992 को चीन और दक्षिण कोरिया के औपचारिक रूप से राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही दोनों देशों के मध्य 3 दशक पुरानी जो शत्रुता और दुश्मनी थी, ये जो शीत युद्ध है वो भी समाप्त हो गया। रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने दिसंबर 1992 में अपनी चीन की यात्रा की। सोवियत संघ के विघटन के बाद किसी वरिष्ठ रूसी नेता की ये पहली चीन की यात्रा थी। दोनों देशों ने अपनी 21 सूत्रीय संयुक्त घोषणा की, जिसमें कहा गया कि चीन और रूस एक दूसरे को मित्र मानते हैं, वे हथियारों को लेकर परमाणु ऊर्जा तक के क्षेत्रों को व्यापक सहयोग करेंगे। रूस के राष्ट्रपति ने चीन को विश्वास दिलाया कि रूस ताइवान के साथ संबंध कायम नहीं करेगा, क्योंकि सशक्त अखंड चीन रूस के हितों के अनुकूल है, वो ये मानता है। फिर आप देखेंगे कि 11 मार्च 1994 को अमेरिका ने विदेश सचिव अपने वॉरेन क्रिस्टोफर को बीजिंग की यात्रा भेजा। अमेरिकी विदेश सचिव ने चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग को कहा कि यदि चीन मानवाधिकार का उल्लंघन करेगा तो उसको प्राप्त व्यापारिक सुविधा रद्द कर दी जाएगी। इस पर ली फेंग ने कहा ये सुविधा पारस्परिक है, अतः इन्हें वापस लेने से अमेरिका को भी हानि होगी। चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन जो 97 में 5 दिवसीय रूस की यात्रा पर गए, तो वहाँ पर उन्होंने एक ऐतिहासिक राजनीतिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें विश्व को एक ध्रुवीय बनने से रोकने की बात की गई। तो आप देखिए धीरे धीरे स्थिति बदलती जा रही है। 77 की अलग बात है, 80 में अलग बात है, फिर 90 तक आते हैं तो थोड़ी स्थिति बदल जाती है। विशेषकर जब ये जो 20वीं सदी के अंतिम कुछ वर्षों में और भी स्थिति बदल जा रही है। अब थोड़ा सा जो चीनी प्रभाव है वो रूस के नज़दीक आ रहा है और अमेरिका से थोड़ा दूर होता जा रहा है, जिसमें अब देखिए इस घोषणा पत्र का उद्देश्य क्या था कि विश्व को एक ध्रुवीय बनने से रोकना। एक ध्रुवीय बनने से कैसे रोकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से दुनिया में एक ही मात्र शक्ति रही थी, वो थी अमेरिका। और अमेरिका पूरी दुनिया में एकमात्र शक्ति थी, इसलिए इसको एक ध्रुवीय शक्ति के रूप में। तो अब ये चीन और रूस ने ये कहा कि हम दुनिया को एक ध्रुवीय होने से रोकेंगे। इस प्रकार से अमेरिका जैसा चाहे ऐसा नहीं होने देंगे। फिर देखिए अक्टूबर-नवंबर 1997 में चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने अपनी 8 दिवसीय यात्रा अमेरिका पर भी गए। नाभिकीय प्रसार से संबंधित सभी प्रकार की सामग्री के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने को चीन सहमत भी हुआ। फिर नवंबर 1997 में रूस और चीन के बीच बीजिंग में ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें दोनों देशों के मध्य 4300 किलोमीटर लंबी पूर्वी सीमा पर 300 वर्षों से चला आ रहा सीमा विवाद समाप्त हो गया। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में रूसी नेता येल्सिन और चीनी नेता जियांग जेमिन के मध्य 1999 संपन्न जो वार्ता थी उसका मुख्य मुद्दा यही था कि राजनीतिक सहभागीदारी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रश्न। तो इसमें बड़ी जोशी गर्मजोशी के साथ ये सब कुछ वार्ता हुई। इसमें दोनों देशों ने न केवल राजनीतिक दूरियों को काटने का काम किया, अपितु तो व्यापारिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग और विकास को भी एक गति प्रदान की। फिर 2001 में मॉस्को ने रूस और चीन के मध्य एक मैत्री संधि की, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने हस्ताक्षर किए और 20 वर्ष की अवधि के लिए की गई इस संधि में दोनों देशों में सदैव मैत्री, शत्रु कभी नहीं, इस प्रकार से उसको निरूपित किया गया। फिर जो चीनी प्रधानमंत्री झू रोंगजी, उन्होंने भारत यात्रा भी की 2002 में। भारत और चीन की जो पारस्परिक संबंधों में नई ताजगी और निकटता है, तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये अपनी नीति अपनाते हुए वो अमेरिका के साथ भी संबंध अच्छे कर रहा है, वो रूस के साथ भी अच्छे संबंध कर रहा है, दुनिया के अन्य देशों के साथ भी कर रहा है। लेकिन एक जो हमें इस 21वीं सदी के शुरुआत दशक से एक विशेषता जो चीनी विदेश नीति में दिखती है, वो है चीनी विदेश नीति की आक्रामकता। किस प्रकार से है देखते हैं, क्योंकि तत्कालीन जो मुद्दा जो चल रहा है, जो परिस्थितियाँ बनी हैं पिछले 2 दशक में, उसको हम विशेषकर ध्यान देंगे।
ठीक है, ये हमने देखा था कि 1971 से लगभग 2000 तक किस प्रकार से रही है, लेकिन जो अभी हाल में जो दिख रहा है वो किस प्रकार से, तो देखिए कि चीन की विदेश नीति में अब जबरदस्त तरह से आक्रामकता दिखती है। आक्रामकता चीन का स्वभाव है। आक्रामकता का मतलब प्रहार या हमला नहीं है, बल्कि किसी न किसी तरीके से दूसरे देश या अपने देश में इस तरह की स्थिति पैदा करने की कोशिश करना जिनसे तनाव बना रहता है या तनाव बढ़ता है, माहौल खराब रहता है, हर समय एक प्रकार से अशांति का वो माहौल बना रहता है, इसको कहेंगे आक्रामकता। और तनाव बढ़ने की ये प्रवृत्ति कभी कभी हमले के रूप में अख्तियार कर लेती है। अब जैसे कि आप देखा होगा कि 1950 में कोरिया में हुआ, या 62 में भारत के साथ हुआ, या 1969 में सोवियत संघ के साथ हुआ, या 1979 में वियतनाम के साथ हुआ, तो ये चीन ने अपनी आक्रामकता को इस प्रकार से परिचय दिया हुआ। तो चीन की विदेश नीति में यह हमेशा से झलकता आया, कथनी करने में उसका बहुत बड़ा फेर दिखता है। इस तरह का तात्पर्य कि अपने प्रभाव, प्रभुत्व, दादागिरी का प्रचार करना, और चीन शायद यही चाहता है। उसका मानना भी यही है कि इस तरह की गतिविधियों से केवल इतिहास के पन्नों में उसका स्थान स्थायी न हो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उसका दबदबा बढ़े। वो इस प्रकार की हरकतें करके ये साबित करना चाहता है कि मेरा अंतर्राष्ट्रीय जगत में मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकूँ, अपना दबदबा कायम करने के लिए सब कुछ करता है। या फिर यूँ कहें कि मोटे तौर पे दूसरों को आतंकित करने की नीति शायद उसका स्वभाव बन गया। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में ले जाता हूँ, बैकग्राउंड में ले जाता हूँ कि उसकी आक्रामकता कब कब झलकी। तो देखिए, सबसे पहले अक्टूबर 1949 में चीन की स्थापना हुई। 50 में कोरिया से उलझ गया वो। कोरिया युद्ध में चीन ने बड़े पैमाने पर भाग लिया, अपनी नियमित सेना को हजारों सैनिकों को वहाँ झोंक दी। उसका मकसद तब अमेरिका के प्रभाव को कम करना था। एक बार चीन को उलझा हुआ तो वो बढ़ता ही चला गया। कोरिया के बाद देखेंगे आप हिंद, चीन, तिब्बत, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि स्थानों को उसने प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। 1963 में आप देखते हैं कि थाई देशों के प्रतिरक्षा मंत्री जनरल थॉमस कीर्तिचारण ने भी चीनी घुसपैठियों और सीमा पर प्रवर्ती कबायलियों को उकसाने का आरोप लगाया। 1956 में म्यांमार ने भी आम चुनाव में चीन द्वारा उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का विरोध किया। म्यांमार ने तो आरोप लगाया कि चीनी म्यांमार सरकार विरोधी संगठनों को धन और हथियार की सहायता दे रहे। तो इस प्रकार से ये सब देशों में ही करता है। जापान ने भी 1958 में आरोप लगाया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री किशी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि चीन कुछ विरोधी सरकार विरोधी मोर्चों में सक्रिय सहयोग दे रहा है। 1950 में इंडोनेशिया में चीन के द्वारा उसके आंतरिक मामलों में दिलचस्पी और हस्तक्षेप लेने का आरोप लगाया। इंडोनेशिया में एक समय तो ऐसा लगने लगा कि वहाँ पर चीनियों का ही शासन है। यदि राष्ट्रपति जनरल सुहार्तो समय पर कदम न उठाते तो नामुमकिन नहीं कि इस समय वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के शासक होते। तब इंडोनेशिया के स्कूलों और सरकार तथा सभी स्थानों पर चीनियों की घुसपैठ हो गई थी। 60 में देखते हैं कि नेपाल में भी चीनियों ने एक चौकी पर हमला करके नेपाली अफसर को मार डाला, कुछ नेपाली सैनिकों को गिरफ्तार किया। उसी समय आसपास चीन ने अपने पूरे एवरेस्ट पर अधिकार जताया। 2 अप्रैल 1953 में तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री जफरुल्लाह खान ने संसद में घोषणा की चीन ने उसकी सीमा पर अतिक्रमण के कुछ हिस्से पर अधिकार कर लिया है। उसका दबाव पाकिस्तान पर इतना बढ़ा कि सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मान्यताओं को ताक में रखकर पाकिस्तान ने 2000 वर्ग मील का क्षेत्र चीन पाकिस्तान समझौते पर चीन को दे दिया। ये क्षेत्र तथाकथित आज़ाद कश्मीर का है। इस क्षेत्र से होकर काराकोरम राजपूत का निर्माण हुआ जो चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार चीन अपने पड़ोसी देशों में अपनी अहमियत जताने की गर्ज से व्यापारियों के रूप में घुसपैठ कराता है और इस समय मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर आदि स्थानों पर चीनी व्यापारियों की भरमार है। माना जाता है कि 1.5 से 2 करोड़ चीनी दक्षिण पूर्वी एशिया में फैले हुए हैं। फिर आप देखते हैं कि 1960 तक चीन ने सोवियत संघ के किसी क्षेत्र पर दावा नहीं जताया था, लेकिन 64 में आप देखेंगे उसने कुछ नक्शे प्रसारित करके चीन और सोवियत संघ की सीमा पर लगे हुए कुछ क्षेत्रों को विवादित घोषित कर दिया। ये उसकी बस नीयत में ही ऐसा पाया जाता है। कभी किसी से कुछ नहीं होता है, बाद में उठ खड़ा होता है ये तो क्षेत्र हमारा है, हम लेके रहेंगे, अपना दावा ठोक लेता है। ठीक है, तो अब जिस प्रकार से पहले कभी कुछ नहीं था चीन और सोवियत संघ के मध्य, लेकिन 64 में बता दिया कि ये क्षेत्र हमारे हैं। और उस विवादित क्षेत्र में 1969 में चीनी सेना को संगठित तौर पर हमला करवाया। उन्होंने उसूरी नदी के तमनाश के द्वीप तथा कजाकिस्तान के जलाशपोल के काफ़ी बड़े क्षेत्र पर दावा जताया। इस तनाव के बाद युद्ध का रूप अख्तियार कर लिया। दोनों देशों की सीमाओं पर जो 2 युद्ध हुए जिसमें काफ़ी तादाद में चीनी मारे गए। वर्षों तक लाखों की तादाद में चीनी सैनिक इस सीमा पर डटे। अब चीन जो दक्षिण सागर है वहाँ पर भी अपना एकमात्र अधिकार मानता है। पिछले दिनों से आप पार्सल और स्पेट के द्वीपों पर अपना अधिकार जताकर अच्छा खासा तनाव पैदा कर दिया था।
तेनकाकू द्वीप पर भी जो जापान का है वहाँ पर भी अपना चीनी अपना अधिकार जताते हैं। भारत चीन के मध्य जो 1962 में युद्ध हुआ तो युद्ध का कारण दोनों देशों की सीमा पर झगड़ा था। 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में जोरदार हमला किया। उन्होंने लद्दाख और लिफा के बहुत कुछ ठिकानों को कब्जा कर लिया। उस समय से लगभग 2500 वर्ग मील का जो भाग है, भारतीय भाग है या भारतीय इलाका है, वो चीनियों के कब्जे में है। चीन वियतनाम में भी यही समस्या रही है। और इनके अलावा हम देखते हैं कि एशियाई देशों के अतिरिक्त चीन समय समय पर अफ्रीकी, यूरोप, लैटिन अमेरिकी देशों से कई तरह की घुसपैठ करता रहा। अब अफ्रीका के कुछ देशों में चीनियों के हाथ में अफ्रीका के कुछ देशों में चीनियों के हाथों में जबरदस्त व्यापार है। कैरिबियाई जो देश हैं उनमें भी चीनी खासे फैले हुए हैं। जाम्बिया, तंजानिया में आप देखेंगे वहाँ तांजाम रेलवे के निर्माण में भी चीनियों की बहुत बड़ी घुसपैठ है। तो आप समझ सकते हैं कि शायद ही एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का कोई देश है कि वहाँ चीनी घुसपैठ नहीं है। वहाँ हर एक प्रकार से, वहाँ के हर एक क्षेत्र में व्यापार में करके, यहाँ जो विपक्षी सरकार है, विपक्षी संगठन है, विद्रोही संगठन है, उनके कहीं न कहीं प्रकार से सहायता करके ये इस प्रकार के काम करता रहता है जो चीनी विदेश नीति में हम देख रहे हैं।